बात है 1988 की। एक वेट्रेस जो सेंट्रल फ्लोरिडा की रहने वाली थी, उसने एक लोकल रेस्टोरेंट में अपना शिफ्ट शुरू किया था। वो रेस्टोरेंट के बीच में खड़ी थी जब अचानक से उसका दिल धड़कने लगा, और वो भी बुलेट ट्रेन की तरह। अब न तो उसने कोई भाग दौड़ की थी और न ही कोई भारी वजन उठाया था, तो इस चीज का कोई मतलब बन नहीं रहा था। थोड़ा घबरा के वो सीधा बाथरूम चली गई और एक स्टॉल में बैठ गई, होपिंग कि ये सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीता, उसका दिल और तेज धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसके हाथ और पैर में सूजन से महसूस होने लगी, और तभी उसे लगा कि ये तो हार्ट अटैक है। लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं था, कुछ और ही बुरा हो रहा था उसके साथ। पर आज की कहानी पर जाने से पहले, अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला द हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हर एक लाइक सीधा मेरे दिल तक पहुंचता है, जिससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है ऐसी वीडियोस आपके पास लाने की। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। पेगी कार्र की जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी। वो एक छोटे से रूरल टाउन में सेंट्रल फ्लोरिडा में रहती थी। उसके माँ बाप बहरे थे और इनके पास पैसा भी बहुत कम था, तो छोटी सी उम्र से पेगी को काम करना पड़ता था। लेकिन जो जॉब्स उसको मिलती थी, या तो वो बहुत ही कम पैसा देती थी या फिर बहुत डेंजरस होती थी। जैसे कि रात के शिफ्ट्स अकेली बस स्टॉप पे, एकदम सुनसान हाईवे पे, जहाँ वो अकेली वेट्रेस का काम करती थी। पर पेगी ने कभी भी अपने जॉब को लेकर के कोई शिकायत नहीं की। उसे जो भी जॉब्स मिली बिना शिकायत के किया, क्योंकि उसको पता था कि उसके परिवार को पैसों की जरूरत थी। जब भी वो किसी डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करती तो वो खुद को बहुत ही स्ट्रांग दिखाती, ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। छोटी सी हाइट के बावजूद उसने अपने कोवर्कर्स के बीच एक रेपुटेशन बना ली थी, एक ऐसी लड़की की जो किसी से डरने वाली नहीं थी। पेगी किसी से भी किसी तरह की बकवास में नहीं उलझती थी, लेकिन जहां एक तरफ उसका ये स्ट्रॉन्ग आउटर शेल उसको प्रेडेटर से बचाता था, वहीं दूसरी तरफ ये पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर्स को भी दूर कर देता था, जो शायद उसमें इंटरेस्टेड होते, उसके इस नेचर की वजह से दूर हो जाते थे। पर आखिर एक दिन एक आदमी ऐसा आया जो पेगी के सारे डिफेंसेस को तोड़ के उसके दिल तक पहुंच गया। दोनों ने शादी कर ली और 3 बच्चे भी हुए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन सब कुछ बिगड़ नहीं गया। शादी टूट गई और मिड 1980s तक आते आते पेगी एक डाइवोर्स्ड माँ थी, 3 टीनेजर्स की, जो एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करती थी, सिर्फ अपने घर चलाने के लिए। जब वो काम पर होती थी या पब्लिक में होती थी तो वो टफ और शांत दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब घर के अंदर अपने बच्चों के साथ होती थी तो वो अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पाती थी। और जो पेगी का असली साइड था, असल में वो अंदर से बहुत उदास थी। जिंदगी ने उसके साथ काफी बुरा किया था और उसने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशियों भरा घर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो महसूस करती थी कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को निराश कर रही थी। लेकिन पेगी के बच्चे अपनी माँ से डाइवोर्स के लिए नाराज नहीं थे। उन्हें बस ये देखकर दुख होता था कि उनकी माँ इतनी उदास थी, इसलिए उन्होंने सच में ये उम्मीद की थी कि एक दिन उनकी माँ किसी नए इंसान से मिलेगी, प्यार में दोबारा पड़ेगी और शायद फिर से उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। और लेट 1987 में कुछ ऐसा ही हुआ। उस साल पेगी ने पेरी एलन कार्र से मुलाकात की। पेरी एलन, जिसे सब पाए बुलाते थे, बिल्कुल पेगी की तरह ही था। वो भी एक रिसेंटली डाइवोर्स्ड आदमी था जिसके 2 टीनेजर बच्चे थे, और वो भी किसी के साथ फालतू बकवास में नहीं उलझता था। और जैसे पेगी ने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, पाए को भी ऐसे ही काम करना पड़ा था।
जब पेगी ने पाय से पहली बार मुलाकात की थी तो वो अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से टाउन अल्टुरास फ्लोरिडा में रहता था। पाय वहाँ एक छोटे फॉस्फेट माइनिंग कंपनी का फॉरमैन था। फॉस्फेट एक तरह का केमिकल होता है जो कई तरह के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस में आता है। पेगी और पाय ने डेटिंग शुरू की और तुरंत ही पेगी के बच्चों ने अपने माँ में एक बड़ा बदलाव देखा। अब वो हमेशा खुश दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पाय उसके दुख के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जो उसके सारे दुख दूर करने आया हो। और सिर्फ कुछ महीने बाद 1988 में पेगी और पाय ने शादी कर ली, जिसे देखकर दोनों के बच्चे भी खुश थे। शादी के बाद पेगी अपने 3 बच्चों के साथ पाय के घर में आ गई थी, जहां वो अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। अल्टुरास फ्लोरिडा में उनका ये घर छोटा था, लेकिन सब बहुत मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। घर छोटा जरूर था, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ रहकर वो काफी मजे कर रहे थे। थोड़ा पागलपन और अस्त व्यस्त था, लेकिन घर खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद ही पेगी और पाय के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जैसे उनके पहले का सारा केमिस्ट्री ही गायब हो गया हो और अब उनके बीच सिर्फ नाराजगी रह गई थी। जो भी वो एक दूसरे के लिए करते थे उससे उनका गुस्सा और बैड फीलिंग और भी बढ़ जाता था। और इस बीच छोटे से टाउन में ये अफवाह फैल गई थी कि पाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस जुड़ गया है और वो अफेयर कर रहा है। पाय ने ये सब अफवाहों को इग्नोर किया, लेकिन पेगी को इस पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। अब उनकी लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ने लगी। इसके साथ ही उनकी घुली मिली फैमिली भी 2 हिस्सों में बट गई थी। पेगी के बच्चे अपनी माँ का साइड लेते और पाय के बच्चे अपने डैड का। बाहर से देखने पर लग रहा था कि पेगी और पाय की शादी अब टिकने वाली नहीं थी, लेकिन इस ड्रामे के बीच कुछ ऐसा हुआ जो इन दोनों परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ कर रख दिया। लेट अक्टूबर 1988 में पेगी और पाय के शादी के 7 महीने हो चुके थे, जो काफी अनस्टेबल चल रहा था। लेकिन एक दिन सुबह पाय अचानक उठता है और पेगी को बताता है कि वो पूरे दिन के लिए हंटिंग पे जा रहा है। ये कोई प्लान्ड ट्रिप नहीं था, बस उसे दूर रहने का मन था। और वैसे भी अब दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में इंटरेस्टेड नहीं थे। पेगी को भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जाओ एंजॉय करो, बाद में मिलते हैं। पाय अपने ट्रक में बैठा और चला गया। और थोड़ी देर बाद पेगी और उसकी बेटी अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़े। पेगी और उसकी बेटी दोनों एक ही रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी और उनका शिफ्ट उस दिन सुबह का था। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन शिफ्ट के कुछ ही देर बाद जब पेगी अपने टेबल पर जाने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। न तो वो दौड़ रही थी और न ही हैवी लिफ्टिंग की थी, तो इसकी कोई वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। पहले तो पेगी ने इसको इग्नोर किया, सोचा कि कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दिल की धड़कन वैसे ही फास्ट बनी रही तो वो टेबल से थोड़ा दूर हट गई और छुपकर स्टाफ बाथरूम में दरवाजा बंद करके टॉयलेट पर बैठ गई और सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब पेगी ऐसी इंसान नहीं थी जो कभी जल्दी पैनिक करती थी, लेकिन ये सिम्टम्स देखकर उसको ऐसा लगा शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। वो उठती है, स्टॉल का दरवाजा खोलती है, सिंक के पास जाके अपने हाथ और चेहरा धोती है और थोड़ा शांत करती है खुद को, और फिर ब्रेक रूम में अपने बेटी को बताती है, मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं घर जाके थोड़ा रेस्ट करूंगी, अगर ज्यादा बुरा लगे तो हॉस्पिटल चली जाऊंगी। उसकी बेटी काफी कंसर्न थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ कितनी टफ है। वो तो ऐसी थी जो हार्ट अटैक को भी सोकर ठीक करने की बात कर रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, ठीक है आप घर जाओ, मैं वापस आते ही आपको चेक करूंगी, और अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। पेगी, जिसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था और हाथ पैर में भी झंझनाहट थी, अपनी बेटी को तसल्ली देती है कि अब सब कुछ ठीक है। मैनेजर को इन्फॉर्म करती है कि वो जा रही है और फिर बैक डोर से निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है। घर पहुंचकर, जो कि खाली था, तो वो सीधा जाकर अपने बेडरूम में जाकर के सो गई। उसी दोपहर पेगी का बेटा ड्वेन स्कूल से वापस आ गया था।
ड्वाइन जब अपने घर आया तो अपनी माँ को बेड पर लेटे हुए देखा तो उसको काफी अजीब लगा। उसकी माँ कभी भी नैप नहीं लेती थी, ना तो कभी बीमार होने पर और ना ही थकने पर। ये देखकर वो अपनी माँ के कमरे में गया और देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसने अपनी माँ को थोड़ा हिलाया और जब पेगी पलटी तो उसका चेहरा बिल्कुल तप रहा था, पसीना से भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी पेन में थी। पेगी अपने दांतों को कस कर रखे हुए थी और साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ड्वाइन ने पूछा, क्या आप ठीक हो? पेगी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। हाँ लगता है मुझे फ्लू हो गया है या ऐसा ही कुछ, काम से छुट्टी ले ली थी, बस सोच रही हूँ सोकर ठीक हो जाऊंगी। ड्वाइन को पता था कि उसकी माँ कितनी स्ट्रांग थी और अगर उसने कहा था कि वो रेस्ट करके ठीक हो जाएगी तो वो सच में ठीक हो जाएगी। तो ड्वाइन ने कहा, ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। लेकिन जैसे ही ड्वाइन वापस जाने लगा, पेगी ने उसको वापस बुलाया और कन्फेस किया, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हाथों और पैरों में आग लगा दी हो। ये दर्द इतना ज्यादा है कि सहना बहुत मुश्किल है। ड्वाइन ने ये सुनते ही समझ लिया कि ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करती थी। वो कभी भी नॉनसेंस बातें नहीं करती थी। अगर पेगी कह रही थी कि ये उसके लाइफ का सबसे ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस है तो कुछ सीरियस ही था। ड्वाइन ने कहा, मॉम हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पाई को बुलाओ और फिर एम्बुलेंस को बताते हैं, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन पेगी अपने इंटेंस पेन के बावजूद थोड़ा रिजर्व थी। उसको अभी भी लग रहा था कि शायद वो सोकर ठीक हो जाएगी। जब ये बातचीत चल रही थी तब पाई अपने हंटिंग ट्रिप से वापस आया। ड्वाइन तुरंत उसके पास गया और उसको पूरी सिचुएशन समझाई। मॉम ऐसे कभी बिहेव नहीं करती थी, ये काफी सीरियस लग रहा है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। पाई ने पहले थोड़ा कैजुअल अप्रोच लिया, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा शायद फीवर है या फ्लू, वो सोकर ठीक हो जाएगी। लेकिन जब पाई ने पेगी को देखा जो लिटरली दर्द से कराह रही थी, तब उसने माना कि सिचुएशन कितना सीरियस है। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पाई ने पेगी को उठाकर अपने ट्रक में बिठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां पाई को उसे उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ा, क्योंकि पेगी अब चल भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर में एक्सट्रीम पेन था, उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, वो नॉशियस थी और वॉमिटिंग भी कर रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पेगी को एडमिट कर लिया, लेकिन तब तक उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। जब पेगी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर्स ने ड्वाइन और दूसरे फैमिली मेंबर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये कैसे हुआ? सभी ने एक ही जवाब दिया, नहीं, वो बस अचानक से ऐसे महसूस करने लगी थी। पेगी के टेस्ट रिजल्ट्स या तो नेगेटिव आ रहे थे या तो नॉर्मल। डॉक्टर्स के पास कोई भी क्लू नहीं था कि पेगी के साथ क्या हो रहा था। पेगी को हॉस्पिटल में मॉनिटर किया गया और 3 दिन बाद उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगी। वो अब बात कर सकती थी, खा पी सकती थी और थोड़ा बहुत चल फिर भी रही थी। लेकिन उसके हार्ट रेट अभी भी कभी कभी फास्ट हो जाते थे और उसको पेन के ऐंठन आते थे। फिर भी फैमिली को लगा कि वो रिकवर कर रही थी, तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही पेगी के सिम्टम्स वापस आ गए। उसका हार्ट फिर से तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर झनझनाने लगे। पेगी और उसकी फैमिली को पता था कि डॉक्टर्स अब तक कुछ समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने पहले हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचा भी नहीं। पेगी ने डिसाइड किया कि वो घर पर ही रहकर रेस्ट करेगी, वैसे ही जैसे उसने हॉस्पिटल में किया था। लेकिन अगले कुछ दिनों में चाहे जितना रेस्ट कर लेती, उसकी तबीयत सिर्फ बिगड़ती जा रही थी। वो लिटरली बेड से उठ भी नहीं पा रही थी और उसका पेन भी बढ़ता ही गया। कभी कभी वो अपने तकिए पर सर दबाकर चीखने लगती थी। आखिर 30 अक्टूबर को, यानी जब पेगी को पहली बार रेस्टोरेंट में सिम्टम्स शुरू हुए थे, उसके 10 दिन बाद फैमिली ने सोचा अब और नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई जो पेगी को तुरंत हॉस्पिटल ले गई।
जब पेगी हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने पहले से उसका केस याद रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही टेस्ट दोबारा किए, लेकिन फिर से सब टेस्ट नेगेटिव या नॉर्मल आए। डॉक्टर्स ने ये भी सोचा कि शायद पेगी ने कोई जहर गलती से खा लिया हो, इसलिए उन्होंने उसका पॉइजन टेस्ट भी किया, लेकिन वो भी नेगेटिव ही आया। डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरी ऑप्शन था पेगी को फिर से हॉस्पिटल रूम में एडमिट करके उसके ऊपर नजर रखना। उस रात पेगी को एक रूम में व्हील चेयर पर डाल दिया गया और पूरी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसकी चीखें सुनाई देती रही जब वो दर्द से चिल्ला रही थी। अगली सुबह हालत और भी खराब हो गई, सिर्फ पेगी के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए भी, क्योंकि उस सुबह पेगी का बेटा ड्वेन और उसका स्टेपसन ट्रेविस दोनों को वही सिम्टम्स शुरू हो गए जो पेगी को थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, उन्हें उल्टी भी हो रही थी और उनके हाथ और पैर सुन्न हो गए थे। डॉक्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने वही सारे टेस्ट ड्वेन और ट्रेविस पर भी किए जो पेगी के ऊपर किए थे, पर सब टेस्ट या तो नेगेटिव आ रहे थे या तो नॉर्मल। लेकिन थोड़े वक्त बाद जब ड्वेन और ट्रेविस हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो पेगी का केस देख रहा था उसने कुछ नोटिस किया। उसे अपने कॉलेज का एक मेडिकल लेसन याद आ गया जो बिल्कुल पेगी के सिम्टम से मिलता था। तुरंत उसने अपने कलीग्स को बताया और सब डॉक्टर्स ने मिलकर एक रेयर टेस्टिंग किट मंगवाई जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेयर कंडीशन के लिए होती है। जब उन्होंने पेगी, ड्वेन और ट्रेविस का टेस्ट किया तो अगले दिन रिजल्ट आ गया। सब के सब पॉजिटिव आए। उन्हें वही रेयर कंडीशन थी जिसका न्यूरोलॉजिस्ट ने शक किया था। पर दुख की बात यह थी कि पेगी के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि क्योर भी काम नहीं करता और उसे बचा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स ने उस दिन पेगी को बताया, तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है, हम तुम्हें बस थोड़ा कंफर्टेबल रख सकते हैं। उन्होंने कहा, हम सिर्फ तुम्हारे बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। इस दुख भरी खबर के बाद पेगी कोमा में चली गई। फिर 3 मार्च 1989 को पेगी के परिवार ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उन्होंने पेगी का लाइफ सपोर्ट हटा दिया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जहां तक उसके बेटे ड्वेन की बात है, वो 2 महीने हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन ट्रेविस का केस थोड़ा सीरियस था। वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहा और ठीक होने के बाद भी वो कभी नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाया। वैसे डॉक्टर्स को ये तो पता चल गया था कि पेगी और उसके बच्चों के साथ कौन सी मेडिकल कंडीशन थी, पर ये राज अभी भी बाकी था कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। क्या वजह थी कि इन लोगों के साथ ये सब हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पेगी के मौत के कुछ ही वक्त बाद ये मिस्ट्री एक अजीब और छुपी हुई तरीके से सुलझने लगी। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेंसा, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत एक्सक्लूसिव सोसाइटी है जो सिर्फ अल्ट्रा इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनी है। इसमें एंट्री लेने के लिए आपको IQ प्रूव करना पड़ता है जो दुनिया के टॉप 2% इंटेलिजेंट लोगों के लेवल का होना चाहिए। लेकिन तब भी हो सकता है कि आप इतने स्मार्ट ना हो कि एंट्री मिल सके। पेगी और पाई जहां रहते थे, अल्टुरास फ्लोरिडा में भी एक मेंसा चैप्टर था। इस चैप्टर के मेंबर्स हर महीने मिलते थे और कुछ इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग एक्टिविटीज करते थे। अल्टुरास चैप्टर में ये मेंबर्स एक प्राइवेट लोकेशन पर मिलते थे और एक मर्डर मिस्ट्री वीकेंड का रोल प्ले करते थे। मेंसा के कुछ मेंबर्स एक एलेबरेट मर्डर और इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाते थे। फिर हर मेंबर को एक चैप्टर असाइन किया जाता था जो वो उस वीकेंड पर प्ले करता था। सब मेंबर्स कॉस्ट्यूम पहनते थे और अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाते थे जब तक किलर को रिवील ना किया जाए। ये एक्टिविटी इंटेलेक्चुअल चैलेंज के लिए होती थी, लेकिन ये उन्हें बहुत ही मजेदार लगती थी। अब पेगी की मौत के कुछ हफ्ते बाद यानी अप्रैल 1989 के आसपास एक नई जीनियस को अल्टुरास मेंसा चैप्टर में एक्सेप्ट किया गया। उसका नाम था शेरी ग्वेन, एक मिडिल एज्ड औरत जो रिसेंटली अपने अब्यूजिव हस्बैंड से बचकर टेक्सास से सेंट्रल फ्लोरिडा भाग आई थी मेंसा चैप्टर में शामिल होने के लिए। मेंसा
चैप्टर में शामिल होने के बाद शेरी ने ये बात क्लियर कर दी कि वो दोस्तों की तलाश में थी, लेकिन वो सबसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी बल्कि 2 स्पेसिफिक मेंबर्स के साथ दोस्ती करना चाहती थी, डायना कार और उसके पति जॉर्ज ट्रेपल। डायना एक सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन थी जो अपना प्रैक्टिस चलाती थी। जॉर्ज एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसके पास इतने सारे एडवांस डिग्री थी कि गिन भी नहीं सकते। और सबसे खास बात ये थी कि डायना और जॉर्ज पेगी और पाई के घर के बगल में ही रहते थे। शेरी ने पहले ही दिन से डायना और जॉर्ज के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। उन्होंने सोचा एक औरत जो नई जगह पर आई है और अपने अब्यूजिव हस्बैंड से दूर भागी है तो नेचुरली उसे दोस्तों की जरूरत होगी। इसी महीने जब शेरी को मेंसा चैप्टर में शामिल किया गया, जॉर्ज और डायना को मेंसा ग्रुप के मर्डर मिस्ट्री वीकेंड के लिए केस डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिली थी। दोनों ने मिलकर इस सिनारियो को जितना हो सके कॉम्प्लिकेटेड बनाने की पूरी कोशिश की ताकि ग्रुप के मेंबर्स के लिए ये चैलेंज और मजेदार हो जाए। जॉर्ज ने अपनी जिम्मेदारी में एक काफी चैलेंजिंग पार्ट उठाया था जिसमें वो फोकस कर रहा था कि उसके फेक मर्डर सिनारियो में विक्टिम को कैसे मारा जाए। उसका एम था कि एक ऐसे परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाना जो सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल हो। जॉर्ज ने काफी एलेबोरेट मर्डर सीन डिजाइन किया और अपनी वाइफ डायना के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो बनाया जिसमें दोनों को काफी सेटिस्फैक्शन मिली। कुछ दिन बाद मर्डर मिस्ट्री वीकेंड का वक्त आ गया जो जॉर्ज और डायना ने इतनी मेहनत से प्लान किया था। दोनों ने सभी मेंसा मेंबर्स के लिए रोल प्लेइंग गेम के कार्ड्स प्रिंट किए जिसमें उनके कैरेक्टर्स और क्राइम के बारे में एक इनिशियल इंफॉर्मेशन था। उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स पैक किए और होटल की तरफ निकल गए जहां बाकी मेंसा मेंबर्स इंक्लूडिंग शेरी उनका इंतजार कर रहे थे। होटल में पहुंचने के बाद सबने चेक इन किया और लॉबी में इकट्ठा हो गए जहां जॉर्ज और डायना ने सबको कार्ड्स बांटे। सब लोग अपने कैरेक्टर्स को समझ रहे थे और जॉर्ज के परफेक्ट क्राइम का एनालिसिस कर रहे थे। जॉर्ज काफी प्राउड था अपने प्लान पर और डींगे हाँक रहा था कि इस बार वीकेंड कितना मुश्किल होने वाला है। शेरी ने जब अपने कार्ड को पढ़ा तो उसे मर्डर वेपन काफी फैसिनेटिंग लगा। वो तुरंत जॉर्ज के पास गई और उससे काफी सारे सवाल करने लगी, जैसे ये वेपन कैसे काम करता है, इसे इंसान को कैसे नुकसान होता है और असल जिंदगी में क्या होता है जब इसे कोई यूज करता है। जॉर्ज ने शेरी के सब सवालों का जवाब दिया। उसे बताया कि ये वेपन इंसान के शरीर पर क्या असर करता है, इसे कैसे पाया जा सकता है और इसका हिस्ट्री क्या है, जैसे वो इसे लेकर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गई हो। वीकेंड अब खत्म हो गया और सभी मेंसा मेंबर्स को ये काफी मजेदार लगा। सब घर लौट आए, लेकिन इसके बाद 1 साल तक शेरी जॉर्ज और डायना के जिंदगी का एक कांस्टेंट पार्ट बन गई थी। वो हमेशा उसके आसपास होती, उन्हें मिलने के लिए बुलाती, फोन करती और जब वो जॉर्ज के साथ होती वो अक्सर उस मर्डर मेथड की बात करती जो जॉर्ज ने उस मर्डर मिस्ट्री वीकेंड के लिए सोचा था। जॉर्ज को तो लगता था कि ये सब बस एक तारीफ का तरीका है और ये सोचकर वो खुश हो जाता था कि शेरी उसे कितना इंटेलिजेंट समझती थी क्योंकि उसने परफेक्ट क्राइम का आइडिया सोचा था। जब भी शेरी उससे इस बारे में बात करती थी जॉर्ज इससे बिल्कुल इंडल्ज हो जाता था क्योंकि ये उसे अच्छा फील करवाता था। जॉर्ज और डायना को कभी भी शेरी के बिहेवियर में कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा। उन्होंने ये मान लिया था कि शेरी बस बेचारी निर्दोष और मदद मांगने वाली इंसान है जो सेंट्रल फ्लोरिडा आई थी और बस दोस्ती चाह रही थी। लेकिन जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि वो शेरी को लेकर कितना गलत थे। दिसंबर 1989 में जब तक जॉर्ज और डायना को शेरी से मिले हुए करीब 8 महीने हो गए थे, डायना ने डिसाइड किया कि वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस को अल्टुराज से नाइबरिंग टाउन सेबरिंग ले जाएगी। अल्टुराज में उसके घर से सेबरिंग का रास्ता इतना लंबा था कि उसे वहां शिफ्ट होने का डिसीजन लेना पड़ा। जब शेरी को पता चला कि ये कपल मूव हो रहे हैं, उसने तुरंत जॉर्ज को कॉल किया और कहा, प्लीज मुझे आपका घर रेंट पर दे दो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रह रही हूँ, आप जो भी रेंट बोलोगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। वैसे भी जॉर्ज और डायना ने अपने घर को रेंट पर देने का सोचा था तो उन्होंने शेरी को
ट्रस्ट करते हुए, ठीक है तुम कुछ महीने के लिए ये घर रेंट पर ले सकती हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या नहीं। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही शेरी अपने स्लीपिंग बैग और टॉयलेटरीज के साथ उसके दरवाजे के बाहर बिल्कुल तैयार होकर शिफ्ट होने के लिए खड़ी थी। जॉर्ज और डायना ने अपने आखिरी कुछ सामान उठाया और जब घर से निकल रहे थे तो शेरी को घर की चाबी दी और कहा कुछ जरूरत हो तो हमें कॉल कर लेना। जैसे ही वो कार में बैठे और ड्राइव करके चले गए, शेरी ने अपनी चीजें रखी, इधर उधर देखा और दौड़कर घर के अंदर चली गई। बस कुछ ही मिनट बाद अल्टुरास पुलिस डिपार्टमेंट पूरे जोर शोर के साथ घर के अंदर घुस गए, शेरी का पीछा करते हुए। और 1 घंटे के अंदर पुलिस ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिससे शेरी की असली पहचान और उसके असली इरादों का पता नहीं लगा, बल्कि ये राज भी खुल गया था कि पेगी और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। जब पेगी ने पहली बार अपने सिम्टम्स को महसूस किया और दिल का धड़कन बहुत तेज हो गया और हाथ और पैर भी झंझना रहे थे, उससे कुछ दिन पहले ही किसी ने उसके किचन में 8 कोका कोला के बोतल्स रख दिए थे। ये ग्लास बॉटल्स थे और उन्हें किचन में छुपा कर रखा गया था। कुछ दिन बाद परिवार ने उन बॉटल्स को ढूंढ लिया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये शायद परिवार के ही किसी सदस्य ने खरीदा होगा, तो सब ने उन कोका कोला को पी लिया। लेकिन पेगी, जो कोका कोला की दीवानी थी, सबसे ज्यादा पी गई। ये पता चला कि 8 के 8 कोका कोला बोतल्स टेम्पर्ड थी। सभी बॉटल्स में एक सिग्निफिकेंट डोज था, एक हैवी मेटल का, जिसे थैलियम कहा जाता है। थैलियम ऑडोरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस होता है, मतलब इसे सूंघा या टेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर ये ज्यादा मात्रा में बॉडी में चला जाए तो घातक हो सकता है। जब पेगी को दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसी वक्त ड्वेन और ट्रेविस भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तभी एक न्यूरोलॉजिस्ट जो पेगी का केस देख रहा था, उसने नोटिस किया कि पेगी के बाल झड़ रहे थे, और तभी उसको एक फ्लैशबैक आया अपने मेडिकल ट्रेनिंग का, जहां उसने थैलियम पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था। थैलियम पॉइजनिंग के सिम्टम्स में एक हेयर लॉस होता है और दूसरा इंटेंस पेन होता है हाथों और पैरों में। न्यूरोलॉजिस्ट ने अपने कलीग्स के साथ मिलके थैलियम टेस्ट किट मंगवाई और पेगी, ड्वेन और ट्रेविस का टेस्ट किया। सब के सब रिजल्ट पॉजिटिव आए और उनके शरीर में थैलियम का लेवल बहुत ज्यादा था। उनके बॉडी में थैलियम का अमाउंट नेचुरल से 20,000 टाइम्स ज्यादा थी, लेकिन पेगी के बॉडी में तो थैलियम की मात्रा 50,000 टाइम्स से भी ज्यादा थी, जो कि घातक से भी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उसे कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर तो लगभग मर चुका है, बस टेक्निकल टर्म्स में तुम जिंदा हो। पेगी के अलावा दूसरे मेंबर्स में भी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ थैलियम मिले, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं था जितना ड्वेन, ट्रेविस और पेगी का था। सभी ड्वेन और ट्रेविस के अलावा पूरी तरह से रिकवर कर गए। जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि ये फैमिली पॉइजन्ड थी, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। पहला सस्पेक्ट जो पुलिस के रडार पे आया वो था पाय, पेगी का पति। पेगी जब बीमार हुई उस दिन पाय एक अचानक हंटिंग ट्रिप पे चला गया था। पुलिस सोचने लगे कि शायद ये हंटिंग ट्रिप और थैलियम पॉइजनिंग का कुछ कनेक्शन है। पाय फॉस्फेट माइनिंग कंपनी में काम करता था, तो पुलिस को लगा शायद ये भी लिंक हो सकता है, लेकिन जल्द ही पता चला कि पाय के पास थैलियम का एक्सेस नहीं था। थैलियम एक बहुत ही रेयर और महंगा मेटल होता है, और ये भी अजीब था कि वो अपनी बीवी को मारने के लिए थैलियम का यूज करेगा और साथ में खुद को और अपने लड़के को भी पॉइजन करेगा जो उसको बहुत प्यारा था। ये बिल्कुल फिट नहीं बैठा और इसीलिए पाय को जल्दी ही सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अपने एक आखिरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाय ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जो उसने पहले कभी सीरियस नहीं ली थी। उसने कहा कि पेगी के बीमार होने से 3 महीने पहले उसके घर में एक धमकी भरा लेटर मिला। पाय ने एक दिन मेल खोला और एक टाइप नोट देखा जिसमें लिखा था, तुम्हारी फैमिली को अगले 2 हफ्तों में फ्लोरिडा छोड़ना होगा वरना तुम सब मारे जाओगे। लेकिन पाय ने इसे एक स्टूपिड प्रैंक समझा और इसे सीरियसली नहीं लिया। जॉर्ज ने बड़े ही ध्यान से वो 8 कोका कोला बोतल्स को प्रिपेयर किया था अपने बियर मेकिंग मशीन का यूज करके, जिसमें एक स्पेशल टॉपिंग मशीन भी थी।
जिससे उसने पॉइजन फील्ड बॉटल्स को वापस से सील कर दिया। जब सब कुछ रेडी हो गया तो जॉर्ज वेट करने लगा कि पैगी और उसकी फैमिली घर से बाहर चली जाए, और जैसे ही उसने मौका पाया चुपके से वो उनके घर घुसा और बॉटल्स को किचन काउंटर पर रखा फुल्ली प्लानिंग के साथ, और सोचने लगा अब तो इस फैमिली का दी एंड पक्का है। अगले कुछ हफ्ते तक जॉर्ज ने बड़ी ही खुशी से देखा कि फैमिली धीरे धीरे बीमार पड़ रही थी और आखिर में पैगी की मौत हो गई। जॉर्ज ने कभी भी खुलकर ये नहीं माना कि उसने ही अपने पड़ोसियों को पॉइजन किया था, पर उसके कुछ एक्शंस ने हिंट्स दिए। एक बड़ा क्लू तब मिला जब मेंसा मर्डर मिस्ट्री वीकेंड के दौरान जॉर्ज ने एक मर्डर सिनारियो क्रिएट किया जो पॉइजनिंग के अराउंड था। ये बात शेरी के रडार में आई, जो असली में सुजैन गैलेक थी, एक अंडरकवर ऑफिसर जो जॉर्ज और डायना के अगेंस्ट में एविडेंस कलेक्ट कर रही थी उसके पड़ोसियों के पॉइजनिंग के केस में। सुजैन को अंडरकवर भेजा गया था ताकि वो कपल्स के करीब जा सके और एविडेंस इकट्ठा कर सके। जब जॉर्ज ने अपने परफेक्ट क्राइम का रोल प्लेइंग गेम में घमंड से जिक्र किया जो पॉइजनिंग से ही रिलेटेड था, सुजैन का शक और बढ़ गया। आने वाले कुछ महीनों में सुजैन ने धीरे धीरे जॉर्ज का विश्वास जीत लिया। उसकी ईगो को स्ट्रोक करते हुए डायना की तरह ओवरबियरिंग न बनकर सुजैन ने जॉर्ज को डोमिनेंट फील करवाया, और जॉर्ज को ऐसा लगने लगा जैसे पहली बार उसकी लाइफ में वो कंट्रोल में है। और ये सब करते करते जॉर्ज ने सुजैन पर पूरा भरोसा कर लिया। ये भरोसा तब बहुत काम आया जब जॉर्ज और डायना अपना घर अल्टोरा से शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे थे। जॉर्ज को यकीन था कि सुजैन कभी भी उसके प्राइवेट चीजों को नहीं देखेगी, इसलिए उन्होंने अपना घर उसको रेंट पर दे दिया। उन्होंने काफी सारी पर्सनल चीजें वहां छोड़ी थी जिसमें जॉर्ज के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स भी थे। जैसे ही जॉर्ज और डायना घर से निकल गए, सुजैन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और गैराज में जॉर्ज का एक केमिस्ट्री इक्विपमेंट मिला जिसमें एक बोतल थैलियम का भी था, वही पॉइजन जिसने पैगी की जान ली थी। इस एविडेंस के साथ जॉर्ज को पैगी के मर्डर और उसके बाकी फैमिली का अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी पाया गया। उसे डेथ सेंटेंस दी गई और आज तक वो डेथ रो पर है। डायना, जिस पर कई लोगों को शक था कि उसे पॉइजनिंग के बारे में पता था या वो भी इन्वॉल्व थी, इस पर कभी भी कोई चार्ज नहीं लगा। उसने जॉर्ज से तलाक ले लिया, अपनी लाइफ आगे बढ़ाई और दोबारा शादी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।